हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 3 है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। और इससे पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, और उस चैप्टर से उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, जो इम्पोर्टेंट बातें थी, वो भी हमने साथ के साथ अपनी नोटबुक में अपने कवर कर ली है। ओके, आज हम देखते हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, उनके बारे में देखना है। उन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं, उनको समझना है, याद करना है, और साथ ही अपनी फिर नोटबुक में भी इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम अपने उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके आंसर हमें देने हैं। नेम एनी 3 कॉमन मिनरल यूज्ड बाय यू एवरीडे। मतलब ये बताना है कि क्योंकि मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में थे। मिनरल्स हमारी जो एक नेचुरल कंपोजिशन था, जो केमिकल कंपोजिशन की वजह से बनते थे। नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग है जो केमिकल कंपोजिशन की वजह से बनते हैं, और हम अपनी लाइफ में डेली किसी न किसी मिनरल का यूज़ जरूर करते हैं। ऐसे ही पावर रिसोर्सेज विजुअल रोल प्ले करता है, हमें दिखता नहीं है लेकिन फिर भी पावर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हर एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर पावर यूज़ की जाती है, लाइट यूज़ की जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर था, और उसी के रिसोर्सेज के बारे में, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में हमने देखा। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें ये बताना है कि वो कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनको हम अपने लाइफ में हर दिन यूज़ करते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सॉल्ट, गोल्ड और कॉपर। ठीक है, ये 3 मेन मिनरल्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में, अपनी डेली एवरीडे इन मिनरल्स को हम जरूर यूज़ कर लेते हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे सॉल्ट, गोल्ड और कॉपर। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन ओर। ओर क्या है? वेयर आर द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल जनरली लोकेटेड। और जो ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, रॉक फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड आर नोन एज रॉक। और तो और क्या होती है? रॉक फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड आर नोन एज और। मतलब वो मिनरल्स जो रॉक से हमें मिलते हैं और उनको माइनिंग के द्वारा हम निकालते हैं। माइन करने के बाद हम उन मिनरल्स को निकालते हैं। पहले वो रॉक फॉर्म में होते हैं, रॉक फॉर्म से फिर हम उनको माइन करके निकालते हैं, और माइनिंग के बाद फिर हम उन उसमें से अलग अलग और में से अलग अलग मिनरल्स को डिवाइड कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं। तो वो हमारे पास आता है ओर में। ठीक है, एक तो होते हैं मिनरल्स, मेटल, और एक होते हैं और में क्या होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स एक साथ मिले हुए होते हैं और उनको हमें अलग अलग करके और फिर यूज़ करना पड़ता है, और ये रॉक फॉर्म में होते हैं। फॉर एनी मटेरियल टू बी कॉल्ड और of any mineral, it must contain minimum adequate quality of the mineral so that it can be extracted profitably। तो जो मतलब जो और फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ओनली ये नहीं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है दूसरे मिनरल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। मतलब हमें उन 2 रीजन के नाम बताने हैं जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज में रिच है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है। तो आंसर है, रसिया एंड नॉर्वे आर द 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। रसिया और नॉर्वे वो 2 रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच रिसोर्स ऑफ एनर्जी कुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरिया, कोस्टल एरिया, एरिड रीजन। मतलब हमें इन रीजन के अकॉर्डिंग, इन एरिया के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। तो रूरल एरिया में कौन सी एनर्जी
बायोगैस एनर्जी ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में बायोगैस एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, सबसे ज़्यादा यूजेबल है। कोस्टल एरिया में हाइड्रो या हाइडल पावर और टाइडल एनर्जी कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। विंड एंड सोलर एनर्जी फॉर एरिड रीजन, जो एरिड रीजन होती है, एराइड रीजन होते हैं, वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, सबसे ज़्यादा जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिव 5 वे इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। तो वो कौन कौन सी 5 बातें हैं जिनसे हम अपने घर पर एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे फर्स्ट, स्विच ऑफ लाइट, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिक एप्लियंस व्हेन नॉट इन यूज़। मतलब जो लाइट्स होती है, फैन होती है या अलग और कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस होते हैं, उनको हम स्विच ऑफ कर दें जब हम उनका यूज़ ना कर रहे हो। बाय सीइंग टू इट दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस are operating efficiently, for example deforesting refrigerator regularly and not keeping the refrigerator door open for longer than necessary। तो क्या करें हम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, अब जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उसमें तो जाहिर सी बात है कि हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ करेंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को हम वेस्ट ना करें। जैसे रेफ्रिजरेटर का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ताकि जो उसमें जो चीज़ें हैं वो ठंडी रहे। ओके, तो हम बार बार उसकी डोर को ओपन ना करें, जब हमारे लिए नेसेसरी हो तभी हम उसको ओपन करें, क्योंकि फिर वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा। उसको ठंडा करने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब उससे कंजर्व नहीं हो पाएगी। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस सच एज फ्लोरिसेंट बल्ब एंड ट्यूब्स। हमेशा ऐसे गैजेट का, ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली व्हील कुकिंग, फॉर एग्जाम्पल कीपिंग द लेड्स ऑफ पैन इन व्हील कुकिंग, अनप्लगिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हेन नॉट इन यूज प्रिवेंट लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दस सेविंग एनर्जी। तो मतलब ये हमारे पास मेथड दे रखे हैं, इन सब मेथड को यूज़ करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, वो भी अपने घर पे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज दे रखे हैं और इन एमसीक्यूज में से जो हमारे पास राइट आंसर होगा उसको हमने टिक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक मिनरल की करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। जो मिनरल होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। सेकंड, दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, एक केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं। थर्ड, दे आर इनहेक्सेबल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और डी हमें दे रखा है, दियर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, ये अलग जगह पर, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इनमें से हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो एक मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं, ये भी ठीक है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे हम कितना ही यूज़ कर ले, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये बात, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है मिनरल्स की। अगर हमने मिनरल्स का ज़्यादा यूज़ किया तो एक टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दे आर इनहेक्सेबल, कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये बात गलत है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ मिका। मिका का प्रोड्यूसर कौन नहीं है इनमें से। तो फर्स्ट झारखंड, सेकंड कर्नाटका, थर्ड राजस्थान और फोर्थ आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट में से वो कौन सा स्टेट है जो मिका का प्रोड्यूसर नहीं है, जहां पर मिका प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक वो जगह है, वो स्टेट है जहां पर मिका प्रोड्यूस नहीं होता। थर्ड हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। ये बताना है कि वर्ल्ड में कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है इनमें से। तो फर्स्ट बोलीविया,
बी घाना, सी चिली, डी जिम्बाब्वे। तो सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में? तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा चिली। चिली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चिली में कॉपर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विच विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन? जो एलपीजी गैस होती है जिसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं किचन में, तो वो कौन सी चीज़ है जिससे हम उसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे? तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं, दाल बनाते हैं, तो उससे पहले हम उसको थोड़े टाइम के लिए भिगो के रख दें। कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में खाना बनाना। कीप द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, गैस जलाने से पहले ही वेजिटेबल को चॉप्ड कर लेना, उनको कट कर लेना। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन कीप्ड ऑन लो फ्लेम। और उसके फोर्थ हमारे पास दे रखा है कि एक जो ओपन फैन होता है, जो बिल्कुल खुला बर्तन होता है, उसमें कुकिंग करना, और वो भी लो फ्लेम पे धीमी आंच पर। तो इनमें से वो कौन सी बात है जो एलपीजी को कंजर्व नहीं करेगी? तो देखो, अगर हम कुकिंग से पहले दाल को भिगोते हैं तो उसको बनने में कम टाइम लगेगा, तो वहाँ से तो एलपीजी कंजर्व होती है। उसके बाद प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं तो उससे भी एलपीजी गैस बचती है। थर्ड, अगर हम गैस चलाने से पहले ही वेजिटेबल को चॉप कर लेते हैं, अगर उनको हम कट कर लेते हैं, तो भी उससे कम टाइम लगेगा और गैस जो है वो बच जाएगी। कुकिंग अगर हम एक ओपन पैन में खाना बनाते हैं और वो भी धीमी आंच पर, तो उससे क्या होगा कि वो खाना जल्दी नहीं बनेगा और गैस भी ज़्यादा लगेगी। तो जो ऑप्शन डी दे रखा है वो हमारे पास रीजन है कि अगर हमने ये किया तो हम एलपीजी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन कीप्ड इन लो फ्लेम। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, गिव रीजन में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इन टू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम। मतलब जब हम बहुत बड़े डैम बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी होते हैं जिनके बारे में हमें देखना पड़ता है। ओके, जब हम कोई बहुत बड़ा डैम बनाते हैं हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, तो उससे एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके ऊपर कैसे फोकस करेंगे, उसके बारे में बताना है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो उसके क्या क्या रीजन है, क्यों हमें देखना चाहिए? सबसे पहले, डैम क्रिएट इम्बैलेंस इन द अर्थ इक्विलिब्रियम। जो अर्थ का इक्विलिब्रियम है उसकी वजह से, डैम बनाने की वजह से वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर हमने ज़्यादा डैम बनाए तो वो इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन लीड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ज़्यादा हमने पेड़ पौधों की कटाई की तो इससे भी इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा। पीपल बिकम डिस्प्ले, जिस जगह पर हम डैम बना रहे हैं वहाँ से लोगों को किसी और जगह पर जाना पड़ेगा तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सिटीज़ विलेज टाउन में रिक्वायर शिफ्टिंग क्योजिंग लॉट ऑफ हार्डशिप फॉर द पीपल। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा कि वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो, वहाँ पर फिर उनको जॉब मिले मिले ना भी मिले, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। उसके बाद फ्लड थ्रेट लूम लार्ज, फ्लड आने का खतरा वहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि डैम बनेगा तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होगा। पानी इकट्ठा होगा तो अगर इन फ्यूचर ज़्यादा पानी आ गया तो उससे फ्लड भी आ सकती है। अर्थक्वेक थ्रेट, अर्थक्वेक भी आ सकते हैं जिसकी वजह से डैम टूट भी सकते हैं और उसकी वजह से जो आसपास के एरिया होंगे वहाँ पर कोई ना कोई लॉस जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद स्लेटिंग ऑफ लेक इज़ ए प्रॉब्लम। जो लेक्स होती है वो उनके ऊपर मतलब स्लेटिंग अगर वो टूट जाए तो उससे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए हमें ये देखना है कि हम जो ह्यूज डैम है, जो बड़े डैम होते हैं उनको बनाएं, कहाँ पर बनाएं, कैसे बनाएं, और उससे रिलेटेड जो भी ये मेन बातें थी, जो भी ये इम्पोर्टेंट मतलब सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं डैम बनाने के, तो इन सब के ऊपर पहले फोकस करें और उसके बाद ही कोई डैम बनाएं। अदरवाइज इससे इन्वायरमेंटल जो अफेक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, मोस्ट इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइनिंग।
ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो कोल माइनिंग के आसपास बनाई जाती है। तो ऐसा क्यों है, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज है वो कोल माइन के जो कोयले की खानें होती है उनके आसपास के एरिया में सेटअप की जाती है, तो वो क्यों की जाती है? Coal is used as a source of energy and power and also a raw material in most of the industry. कोल जो है वो एक सोर्स है एनर्जी और पावर जनरेट करने का, ओके। और काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पर हम कोल को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। हेंस मोस्ट इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइनिंग ऑफ द प्रपोज सेविंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। और इसलिए जो कोल माइनिंग होती है, जो कोल इंडस्ट्री मतलब जो मोस्टली इंडस्ट्री होती है जहाँ पर कोल की ज़रूरत होती है, वो कोल माइंस के आसपास ही कंस्ट्रक्टेड की जाती है, ताकि जो कोयले की ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बचा सके, ओके। तो इसलिए मोस्टली जो कोल इंडस्ट्री होती है वो कोल माइनिंग के आसपास ही सेटअप की जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं? तो आंसर है हमारे पास पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर इन द क्रूड फॉर्म। जो इसकी क्रूड फॉर्म होती है, जब इसको सबसे पहले अर्थ सरफेस के नीचे से निकाला जाता है, जब ये क्रूड फॉर्म में होता है तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। एंड इट्स डेरिवेटिव आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एज पेट्रोलियम इटसेल्फ, ओके। और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं, इनमें से जो अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं पेट्रोलियम से, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और पेट्रोलियम खुद एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। टुडे इट इज़ मोस्ट इनएविटेबल इन आवर डे टू डे लाइफ। और आजकल तो हम देखें तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है हमारी डेली लाइफ के लिए। ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सब प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। और ये सब एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस मिनरल। ये सब प्रोडक्ट हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम मिनरल से मिलते हैं। इसलिए हम मानते हैं, एक तो इसका कलर ब्लैक है तो इसलिए ब्लैक, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है इसके प्रोडक्ट भी, और ये खुद भी हमारी डेली लाइफ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी हो गया है आजकल लोगों के लिए। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि पेट्रोलियम क्या है? ब्लैक गोल्ड है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेरिंग कैन बिकम ए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्वेरिंग जो हम करते हैं, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल के मेथड में से एक मेथड था क्वेरिंग, जिसमें हम अर्थ लेयर को हटाकर उसके नीचे जो मिनरल्स हैं उनको निकालकर उनका यूज़ करते हैं, तो वो क्वेरिंग में आता है। तो क्वेरिंग के कुछ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न होते हैं, इफेक्ट होते हैं, तो वो क्या है? Quarrying can become a major environmental concern because of the following reason। तो क्या क्या प्रॉब्लम है? It may destroy the humus of soil which is much required for the growth of plants and crop। तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है क्वेरिंग में, कि जो अर्थ लेयर के सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हटाकर और फिर हमें मिनरल्स निकालने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से सोइल में जो ह्यूमस है, जो उसमें फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी वजह से प्लांट्स और क्रॉप्स उस एरिया में ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एट टाइम इन ऑर्डर टू ब्रेक द हुज चंक ऑफ रॉक्स। मतलब जब हम क्वेरिंग के अकॉर्डिंग क्वेरिंग मेथड का यूज़ करके मिनरल्स निकालते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। In the process of coring, lot of dust is generated which causes air pollution and also occupational hazard। जब हम क्वेरिंग करते हैं तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डस्ट जनरेट होती है और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ब्लास्टिंग डन इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग जनरेटिंग वाइब्रेशन विच डैमेज इन द नियर बाई बिल्डिंग, डैम और एनी अदर सिमिलर स्ट्रक्चर। कई बार तो हम क्या करते हैं क्वेरिंग के लिए कि ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्ट करते हैं छोटे छोटे, ओके। उसकी वजह से क्या होता है कि
जो अर्थ लेयर है उसमें वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से आसपास जो बिल्डिंग्स होती है, जो डैम्स होते हैं या और भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, बिल्डिंग्स बना रखी है, तो वो उससे डैमेज हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्लास्ट करने से वाइब्रेशन होती है, और जब एकदम से ब्लास्टिंग होती है तो उस टाइम वाइब्रेशन भी निकलती है, और उससे जो आसपास की बिल्डिंग्स है वो डैमेज हो सकती है। तो ये सब मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न है क्वेरिंग से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंसेस हमें बताने हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो जो एनर्जी के सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कन्वेंशनल में आता है हमारे पास हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं जिनका हम काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जिनका यूज़ हम काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने उनका यूज़ करना स्टार्ट किया है। कन्वेंशनल सोर्स जनरली एग्जिस्टेबल, जो ये है ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल ख़त्म नहीं होंगे। कन्वेंशनल सोर्स मोस्टली पोल्यूटिंग, कन्वेंशनल सोर्स की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स की वजह से पोल्यूशन नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता है। एग्जाम्पल दे रखा है कन्वेंशनल में फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और जो नॉन कन्वेंशनल के एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर जो टाइडल एनर्जी, बायोगैस, तो ये सब हमारा किस में आएगा, नॉन कन्वेंशनल में। उसके बाद बायोगैस और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है ये बताना है। बायोगैस फॉर्म्ड यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट, एनिमल मैटर, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। तो इन सब का यूज़ करके हम बायोगैस बनाते हैं। लेकिन नेचुरल गैस हमें कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम के साथ ही हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। बायोगैस नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, नेचुरल गैस कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। बायोगैस इजीली अवेलेबल हो जाता है रूरल एरिया में, लेकिन नेचुरल गैस इजीली अवेलेबल नहीं होती। ओनली कुछ ही कंट्री ऐसी है जहां पर नेचुरल गैस पाई जाती है। बायोगैस इज पोल्यूटिंग कोजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एज इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस की वजह से कई बार बायोगैस को पोल्यूटेड माना जाता है, पोल्यूटिंग माना जाता है, इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। लेकिन नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल है, इसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। बायोगैस डोमेस्टिक का यूज़ हम डोमेस्टिक फ्यूल में करते हैं, कुकिंग में, लाइटिंग में, और जो नेचुरल गैस है उसका यूज़ हम डोमेस्टिक फ्यूल में तो करते हैं और साथ में हम इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं। फेरियस और नॉन फेरियस मिनरल में क्या डिफरेंस है। फेरियस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेन होता है, और नॉन फेरियस मिनरल वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेन नहीं होता। फेरियस के एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नीज। नॉन फेरियस के एग्जाम्पल है गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्या डिफरेंस है। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल इंक्लूड होती है रॉ फॉर्म में, लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल इंक्लूड नहीं होती। एग्जाम्पल मेटल के बॉक्साइट, आयरन और नॉन मेटल के लाइमस्टोन, जिप्सम, पेट्रोलियम और कोल। तो ये हमारे पास था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो हमारा चैप्टर था क्लास 8 का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इसके NCERT क्वेश्चन को हमने अपने वीडियो के इस पार्ट में कवर किया है। क्वेश्चन को अच्छे से देखा है, उसके आंसर हमने फाइंड आउट करे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर को आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, और उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है। ओके, तो आई होप जो क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो के इस पार्ट में कवर किए हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। और बाकी आपको ये सभी क्वेश्चन पूरी NCERT एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करनी है। ओके, तो आई होप
ये आपको अच्छे से समझ आए और आप अपना पूरा होमवर्क, अपना पूरा वर्क अपनी नोटबुक में करें। थैंक यू।